Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. उत्तराखंड में हो रहा पर्यटकों की संख्या में इजाफा, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सीएम धामी गंभीर, कहा पर्यटकों की सुविधा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। सीएम धामी ने विमान हादसे में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा केदार से की प्रार्थना, कहा विजय रूपाणी का निधन पीड़ादायक। मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर नगर आयुक्त का बयान, कहा कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने मांगी थी आख्या सुपरवाइजर को मॉनिटरिंग के देने के। ओटी विमान खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार ऑनलाइन खाता खोलकर वारदात को देता था अंजाम। और ऋषिकेश में हो रही बारिश से गर्मी से मिली राहत, त्रिवेणी घाट पर गंगा का बढ़ा जलस्तर, त्रिवेणी घाट पर चल पुलिस के जवान। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में अहमदाबाद में घटित भीषण विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह हादसा न केवल असंख्य परिवारों के लिए गहरा आघात है, बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं को झकझोर देने वाला है। देश विदेश से जुड़े कई लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि अहमदाबाद की घटना काफी दुखद है, देश और संसार के लिए ये एक दुखद घटना है। कल बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। भारतवंशी तो दुखी हैं ही, अनेकों और देशों के भी नागरिक उसमें शहीद हुए। एक जब मैं संवेदना की बात हूँ, ऐसे विषय पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना करते हुए उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को शक्ति प्रदान करें कि इस दुख को सहन कर सके। अनेकों सपने थे, छोटे छोटे बच्चे जब दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, क्या कितना उसका भारी दुख होता है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। परमपिता परमेश्वर जो भी पृथ्वी निर्माण करता है उसमें से भी रास्ते ही बनाता है। मैं अपनी ओर से उन सबके चित्रों में श्रद्धांजलि करता हूं और परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। ओम शांति, ओम शांति। आज देश के लिए और संसार के लिए भी बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों ने सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे, कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों को एकदम जिस प्रकार से दुर्घटना ने एक काले दिन के तरीके से बदल दिया, देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकार लगातार दुख सा महसूस कर रही है। और मुझे लगता है कि आज का जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, मैं सुबह एयरपोर्ट से बाई एयर आया था, हवाएं भी उदासीन थी। वहां पे जो चहल पहल एयरपोर्ट पे होती थी, चहलकदमी, चिलचिलाहट, वो सही कहीं ना कहीं गुम हो गई है। आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार के लोगों की हानि हुई है उनको शक्ति प्रदान करे ताकि वो दुख की घड़ी को सहन कर सकें। ओम शांति, ओम शांति।
नगर आयुक्त नमामि बंसल का बयान खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर आयुक्त नमामि बंसल का बयान सामने आया है और ये बयान उन्होंने मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर दिया है। सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर न्यायालय का आदेश हुआ था प्राप्त। कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने मांगी थी आख्या। निगम ने एफआईआर के लिए पत्र किया था पेश। पूर्व में ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को किया निष्कासित। निगम की ओर से उनका नहीं किया गया कोई भी भुगतान। जो मोहल्ला स्वच्छता समिति को लेकर के अभी माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे कि क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में आख्या दी जाए। तो उसी के क्रम में अभी एफआईआर के लिए नगर निगम के द्वारा इसमें पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अलावा जो पूर्व में जांच के अधीन 99 लोग पाए गए थे जो कि मिसिंग थे ऑन ड्यूटी, उन सभी के तत्काल उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई थी और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से इनको फिर उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुई है। इनके कुछ खाते बंद भी किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको नगर निगम की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया। ओटीपी मांगकर लोगों के खाते से रकम साफ करने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान सोहेल खान के रूप में हुई है। आरोपी ने कोटद्वार निवासी एक युवक से ओटीपी मांगकर उसके खाते से ऑनलाइन रकम साफ करने का जुर्म किया। पूछताछ में सोहेल ने बताया कि वे ऑनलाइन बैंकों में खाता खोलकर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता है और दिल्ली में पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने बदलता रहता है। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस साल में अब तक 38 धोखाधड़ी के मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिसमें से 28 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी पीड़ितों को वापस दिला चुकी है। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक अन्य साइबर अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से की गई है। एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त शिकायतकर्ता के साथ फोन कॉल करते हुए ओटीपी लेकर इनके साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जांच में ये पाया कि इस अभियुक्त के द्वारा उक्त शिकायतकर्ता के साथ साइबर धोखाधड़ी की गई है। इसकी गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल पुलिस के द्वारा लगातार धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद में इस वर्ष 2025 में अब तक कुल 38 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें कुल 28 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जनपद पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार भिन्न भिन्न राज्यों से गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अभी तक पीड़ितों को लगभग 1 करोड़ से अधिक की धनराशि वापस भी दिलवाई गई है। मेरा जनता से भी अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है तो इसकी शिकायत आप अवश्य 1930 के हेल्पलाइन नंबर पर दें या फिर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत आप दें। केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन की प्रधानाचार्य अक्षिता चौधरी की अध्यक्षता में गठित निरीक्षण टीम ने कोटद्वार में विद्यालय परिसर का दौरा कर कक्षाओं की सभी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। टीम ने संतोष व्यक्त करते हुए आगामी सप्ताह से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय की ऐतिहासिक पहल की आधारशिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के अथक प्रयासों और दूरदर्शिता का प्रतिफल है। उनके मार्गदर्शन में ही ये सपना साकार होने की ओर अग्रसर हुआ है। निरीक्षण टीम ने एसडीएम साक्षी उपाध्याय से मुलाकात कर विद्यालय संचालन की औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया। साथ ही विद्युत विभाग और जल संस्थान से विद्यालय के लिए नए कलेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश भी किया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर कोटद्वार विधानसभा की जनता ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का आभार जताया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
वाली उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में बारिश कहर बनकर बरसी है। बदलते मौसम और आकाशीय घटनाओं की अनदेखी अब ग्रामीण इलाकों में बड़ी आपदा बनती नजर आ रही है। हरिद्वार के 2 अलग अलग स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि कोतवाली लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत मुटकाबाद गांव में मूसलाधार बारिश के दौरान खेत में काम कर रही 3 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं जैनपुर गांव में भी बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक महिला पेड़ की एक ओर खड़ी थी, जबकि अन्य 2 महिलाएं पेड़ की दूसरी ओर खड़ी थीं। कुछ ही पलों में आसमान से तेज गड़गड़ाहट के साथ एक जबरदस्त चमक हुई और बिजली सीधे पेड़ पर गिरी। घटना इतनी तीव्र और भयानक थी कि पेड़ की एक और खड़ी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर खड़ी दोनों महिलाओं को भी बिजली की तीव्रता का प्रभाव झेलना पड़ा और वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं मृतक युवक के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। खेत में आई थी काम के लिए, ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर ही। जो 2 महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल मृत पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने SDM साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुंच रहे हैं उनकी टीम। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी में लगने वाले जाम को कम करने के लिए शटल सर्विस शुरू करने को लेकर कवायद शुरू की थी, जिसके चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर गज्जी बैंड के निकट नगर पालिका परिषद मसूरी और लोक निर्माण विभाग द्वारा टैक्सी स्टैंड और लाखों रुपए की लागत से मार्ग का निर्माण और बिजली के पोल लगाए गए थे, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण शटल सेवा परवान नहीं चढ़ पाई। शटल सेवा के माध्यम से मसूरी की पार्किंग फुल होने के बाद किंकरेग स्थिति पार्किंग पर आने वाले वाहनों को पार्क किया जाना था। गज्जी बैंड से टैक्सियों के माध्यम से पर्यटकों को मसूरी लाए जाने का प्लान तैयार किया गया था। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया कि शटल सेवा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित करने पर
शटल सेवा को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। बढ़िया जी। सेवा के लिए क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा ही इसको इस योजना का प्रारंभ किया गया था और इसके बारे में ये डिसीजन दिया गया था क्योंकि जब इनिशियली स्टार्ट किया गया था दिसंबर में कि जब पहले यहाँ की लोकल पार्किंग सब होटल्स की पार्किंग से भर जाए तब इस चीज को शुरू किया जाए, पहले किंगक्रेक से, उसके बाद फिर गज्जी बैंड से। तो इस संबंध में ये शुरू तभी की जाएगी जब पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की ओर से या आरटीओ के माध्यम से जब हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे इनका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 80-90% भर चुकी है, तब इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। जैसे उच्च अधिकारियों का आदेश आएगा तो पालिका अपना जो भी हमारे को उन्होंने दायित्व दिया हम उसका निर्वाह करेंगे। आपको भी बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो का तो वो भी खड़ा हुआ है, बट उसका यूज तभी होगा जब शटल सेवा प्रारंभ की जाएगी और वो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या जैसे जो भी कैरिंग कैपेसिटी जब इसकी भर जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 80% के आसपास हो जाएगी, तो जो आदेश आएंगे उस हिसाब से कोशिश को तत्काल तौर पर शुरू कर देंगे। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत गृह क्लेश से तंग आकर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह महिला को समझाया और आत्महत्या करने से रोक लिया। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि महिला को समझाने के बाद ससुराल वालों के हवाले कर दिया गया है। ससुराल वालों को भी महिला का उत्पीड़न नहीं करने के संबंध में जागरूक किया है। ससुराल पक्ष में सास, ससुर और पति ने महिला की जान बचाने पर पुलिस का आभार व्यक्त किया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई भी महिला गृह क्लेश से परेशान है तो वह पुलिस में शिकायत कर मदद ले सकती है। इस प्रकार के आत्मघाती कदम उठाने से कई लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने महिला के आत्महत्या करने की सूचना देने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया है। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज में एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग के दौरान एक अज्ञात शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए फिलहाल एम्स की मॉर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्त होने के बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि शव 25 से 30 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। उम्र भी करीब 55 से 60 वर्ष के बीच आकी गई है। घटना की जानकारी सभी थाना चौकी को दे दी गई। पुलिस ने बताया कि बैराज जलाशय में शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से शव मिलने के संबंध में पूछताछ की गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मृतक की मौत गंगा में डूबने से हुई है। बड़ी खबर हरिद्वार के दूधाधारी फ्लाईओवर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो तुरंत पलट गया। गनीमत रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हादसे के तुरंत बाद कार सवार मौके से फरार हो गए और चंद सेकंड में उनकी गाड़ी गायब हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने टेम्पो को सड़क से हटाया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार चालक की तलाश में जुट गई है। तो वहीं कैंचीधाम मेले को लेकर एसएसपी की श्रद्धालुओं से अपील। कैंचीधाम मेले को लेकर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने श्रद्धालुओं से की अपील। 15 जून को कैंचीधाम मेले में दर्शन नहीं होने पर ना करें चिंता। 16, 17 और 18 जून को कर सकते हैं दर्शन। मंदिर समिति ने लिया निर्णय। श्रद्धालुओं के लिए 16, 17 और 18 जून को भी दर्शन की रहेगी व्यवस्था। किसी भी दिन अपनी सुविधा अनुसार श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। डायवर्जन, शटल सेवा और पार्किंग प्लान को देखकर करें यात्रा। आपातकाल स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क। पंद्रह जून को जो कैंची का मेला होने वाला है, इसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस स्वागत करती है। हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जो मेले के दिन का प्रसाद है, 15 जून का प्रसाद, वो प्रसाद 16, 17 और 18 जून को भी वितरित होगा। अतः ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो 16, 17, 18 में किसी भी दिन दर्शन के लिए आते हैं तो उस दिन उनको प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी के हिसाब से आप लोग अपनी यात्राएं प्लान कीजिए
और जो आप यहाँ आने से पहले एक बार जो नैनीताल पुलिस के द्वारा डायवर्जन प्लान और जो शटल प्लान जारी किया गया है उसको भी आप देख लीजिए। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रहा पर्यटकों की संख्या में इजाफा, खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर लगातार उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी गंभीर। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है, कहना है सिंह धामी का। पर्यटकों की यात्रा हो सरल और सुगम, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और मध्यकालिक योजनाओं पर कर रहे कार्य। तीनों योजनाओं पर चल रहा कार्य। आने वाले समय में कई बाईपास का करेंगे निर्माण। देहरादून में रिसपना और बिंदाल एलिवेटेड रोड निर्माण प्रस्ताव बढ़े आगे। कैचीधाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से श्रद्धालुओं को आ रही समस्याओं का कर रहे निदान। श्रद्धालुओं को मिले अच्छी सुविधा, इसके लिए बना रहे हैं मास्टर प्लान। आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंदाल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहां पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। कल भी हमने समीक्षा की, आगे भी करेंगे और भारत सरकार का भी जहां इसमें हमको सहयोग लेना होगा, भारत सरकार का भी सहयोग लेना। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, उत्तराखंड में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसको लेकर जो समस्याएं पर्यटकों के सामने आ रही है उस पर सीएम धामी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। नए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं और लगातार समीक्षाएं की जा रही है। बिल्कुल कहे संदीप, लगातार यही प्रयास रहता है मुख्यमंत्री जी का, किस तरह से यहाँ को रोजगार को बढ़ावा देने, क्योंकि उत्तराखंड मेन कहें तो पर्यटक प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, तो जगह जगह चीजें डेवलप की जा रही हैं जिससे टूरिस्ट जहाँ धार्मिक पर्यटन भी चल सके, दूसरा पर्यटन भी चल सके। जिसे जहाँ वहीं अगर हम कैंची धाम की करें, आजकल कहें तो पूरे भारतवर्ष में कहें तो वर्ल्ड में भी कई ऐसे देश हैं जहाँ बाबा नीम करोली का लोग लगातार भक्त जुड़ते जा रहे हैं। वहीं कैंची धाम की अगर बात करें तो वहां लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और किस तरह से उसको और डेवलप किया जाएगी। संख्या लगातार जब बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर बैठक करी थी और अधिकारियों से सबसे वहां पर बात करी थी, कैसे जो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है कैसे उसको बेहतर किया जा सके, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके और जहां जहां स्टेशन है कहीं भी चले कैसे वहां पर यात्रियों की सुविधा हो, सुरक्षा को लेकर हो, पार्किंग की व्यवस्था हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो रहने खाने की, इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वही उन्होंने कहा है कि कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए ये चीजें तैयार करी जा रही हैं। तो वहीं उन्होंने बैठक की है और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां भी अच्छी संख्या आती है, चाहे वो टूरिस्ट पर्यटक हो चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, इस तरह से कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दीर्घकालिक और मध्यकालिक योजनाओं पर जो है कार्य किया जा रहा है। कमाल, ये योजनाएं क्या है और किस तरह से काम करने वाली और जो यात्री हैं उन लोगों को इससे किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? सबसे बड़ी बात है कि देखते होंगे कि जब पहले यहाँ पर मुख्य जो यहाँ पर 4 धाम की यात्रा थी और हम 5वां गए गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा थी। पहले यहाँ पर अगर देखा जाता 10-12 लोग 15 लाख लोग यहाँ पर इस यात्रा पे आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कभी 40 लाख 50 लाख भी क्रॉस कर चुके हैं। तो कैसे जब यहाँ भीड़ बढ़ी है, कैसे जब श्रद्धालुओं की संख्या है, कैसे बेहतर किया जा सके, धामों में कैसी अच्छी व्यवस्था की जाए, कैसे सड़क बनाई जा सके, कैसे लोगों की रहने की व्यवस्था है और जो किसी प्रकार की जो परेशानी आ रही है उनको कैसे बेहतर किया जाए, मास्टर प्लान बनाया जाए, नया किया जाए। आप देख रहे हो केदार धाम में काम चल रहा है, बद्रीनाथ धाम में काम चल रहा है, कैसे और जो संख्या पहले 5,000-6,000 लोगों की होती थी, अब कैसे 15,000 भी श्रद्धालु वहां पर आ जाए तो इतनी दिक्कत का सामना नहीं पड़ना पड़ता। ऐसे ही अब देखा जा रहा है कि कहाँ
चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, अन्य पर्यटन हो, जहां पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहां कैसे जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, अधिक संख्या में जाता है, तो वो अव्यवस्था ना हो, उसको कैसे व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, इसके लिए जगह जगह प्लानिंग की जा रही है। और वही अब प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने कहा ना, कैची धाम की बात बताई, जहाँ लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं अभी, तो वहां कैसे और बेहतर सुविधा दी जा सके, कुछ एरिया नया डेवलप किया जा सके, अगर वहां ज्यादा श्रद्धालु आए तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, होटल की अच्छी व्यवस्था, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो इस प्रकार के प्लान तैयार किया जा रहे हैं कि जहां भी श्रद्धालु जहां सभी संघ में आए, उनको किसी प्रकार की भी अव्यवस्था न फैले और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।